नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आप सभी को मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट मन में रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन बहुत रीजंस हो सकते हैं एक्सेलरेट होने के। सोचो कि बाइक खड़ी है, हमने एक्सेलरेटर पुश किया, चला जाएगा, एक्सेलरेट कर देगा। फिर क्या है कि सोचो कोई खड़ा है शांति से, हम बचपन में बहुत करते थे, फटक से पीछे से धक्का दे दिया ऐसे, तो चला जाएगा सामने, वो भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेट होता है। अब देखो, एक बॉल ले लिया हमने, यहाँ लिया, यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ पकड़ लिया, तो यहाँ आते आते कोई तो उसका स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा यहाँ आते आते। अब सोचो हम 3rd फ्लोर से उस बॉल को फेंक रहे हैं, 3rd फ्लोर से, तो नीचे आते आते उसका कोई वेलोसिटी होगा। अब वो जो वेलोसिटी था 3rd फ्लोर से गिराने पर और ये वेलोसिटी ऑफ कोर्स डिफरेंस है। वो जो 3rd फ्लोर से जो फेंका वो ज़्यादा तेज़ नीचे गिरेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। अब सोचा हम बुर्ज खलीफा से फेंक रहे हैं, बुर्ज खलीफा से नीचे आते आते कितना वेलोसिटी हो जाएगा? ऑफ कोर्स 3rd फ्लोर से फेंकने से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है जितना हमने टाइम दिया। सोचो यहाँ से हमने यहाँ फेंका, कितना 1 मिलीसेकंड होगा। 3rd फ्लोर से नीचे फेंका, हो सकता है 1 सेकंड लगे। बुर्ज खलीफा से नीचे फेंका तो हो सकता है कि 1 मिनट तक गिरता रहे, हो सकता है। तो देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और टाइम भी लग रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें मतलब एक तो आइडिया आ रहा है कि हो सकता है कि ग्रेविटी के कारण ही एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटी के कारण ही एक्सेलरेशन हो, तो तभी हमें उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ओके, तो भी इस एक्सेलरेशन का कोई तो वैल्यू निकलेगा ही। ओके, तो देखते हो वैल्यू क्या है। पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/r स्क्वायर्ड। देखो m और m में फ़र्क है। G तो पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m जो है ना कैपिटल वाला m वो है, अभी अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ्स मास, अर्थ्स मास, छोटा m जो है वो है ऑब्जेक्ट्स मास। ओके, सोचो एक ये छोटा सा अर्थ बना दिया मैंने और यहाँ पर एक पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, कुछ भी है। यहाँ इसका मास है m, छोटा m, इसका मास है कैपिटल M, ये है अर्थ। तो ठीक है, अभी जो डिस्टेंस है r क्या है, r देखते हैं। r हमने पहले क्या देखा था? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर पर्सन का सेंटर हमें लेना पड़ता है, पर्सन का सेंटर और अर्थ का सेंटर। ऑलराइट, लेकिन अभी देखो अगर पर्सन का हमने जूते भी ले लिए, ओके, पर्सन के जूते भी अगर ले लिया और डिस्टेंस लिया अर्थ के सेंटर तक, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ 2-3 फीट का ही तो डिफरेंस होगा। यहाँ पर पूरा 6400 किलोमीटर्स का पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और 2-3 मीटर अगर उधर उधर हो भी गया, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आर जो लेते हैं ना हम, रेडियस ऑफ प्लैनेट ले लेते हैं या रेडियस ऑफ अर्थ। इन दिस केस इट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। ऑलराइट, तो मिल गया। अभी फोर्स का और एक फार्मूला क्या है? ये फोर्स का एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है ma
पता है हमें, इज इक्वल्स टू mg। अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसे हम a नहीं कहते हैं, उसके लिए एक अलग सा लेटर हमने असाइन कर दिया है g। अगर कोई बोले, याद रखना कैपिटल G नहीं, कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो अलग बात है। स्मॉल g लिखना है हमें, स्मॉल g, एग्जाम में भी ये गड़बड़ मत कर देना। स्मॉल g इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। ऑलराइट, तो अर्थ के कारण अगर एक्सेलरेट हुआ तो हम इसे g कहते हैं। हम अभी ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इक्वेट कर देते हैं। mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/r², लिख सकते हैं हम देयरफॉर। तो देखो अभी m और m कैंसिल हो सकता है, दोनों तरफ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, g इज इक्वल्स टू, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/r²। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर पर्सन का मास कितना भी हो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 150 किलो, 200 किलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जी का वैल्यू तो जी ही रहेगा। सोचो इसके ऊपर पूरा एरोप्लेन ही क्यों ना चढ़ा दो, जी का वैल्यू जी ही रहेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है वो। ठीक है, इसलिए देखा होगा कि मतलब ऐसे कभी कभार सुना होगा कि अगर ऊपर से सोचो कोई बॉल हमने फेंक रहे हैं और दूसरी तरफ एक हाथी फेंक रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेट करके नीचे जो आएगा सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा, यहाँ से जो सेम आएगा ना, जो वेलोसिटी लास्ट में आकर गिरा वो भी सेम होगा, वो हाथी भी जो ऊपर से नीचे गिरा वो भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास डिफरेंट है ना, बॉल का मास और हाथी का मास कितना डिफरेंस है। तो बस इस पर डिपेंड नहीं करता है वो, इस पे डिपेंड करता है, इस पे। ऑलराइट, तभी वैल्यू बिठा देते हैं। चलो, देरी किस बात की। 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय अर्थ का मास। अर्थ का मास याद रखो 6 इंटू 10⁻24। देखो अभी क्या है ना कि क्वेश्चंस में दे देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे, पर रिस्क क्यों लेना। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो रिस्क क्यों लेना, और इतना स्वीट नंबर है, सिर्फ 6 ही याद रखना, 24 याद रखना, बाकी सब तो 10 ही रहता है। 6 इंटू 10⁻24, बस इतना ही याद रखो। दे देंगे एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी मत लो रिस्क अभी। हाँ, रेडियस जो है, रेडियस, ये वाला रेडियस, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, आर जो है ना इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। ये ज़्यादा याद रखना, ये ज़्यादा इजी होता है याद रखना में, 6400 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर हम किलोमीटर्स तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ओके, मीटर्स यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा था। स्क्वायर्ड, r² है ना, तो स्क्वायर्ड। तो फिर क्या हुआ, g इज इक्वल्स टू, सब कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर पे चाहे तो कैलकुलेट कर लो, g का वैल्यू निकलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये है g का वैल्यू, ये सब कैलकुलेट करने के बाद। ऑलराइट, अब क्या लगता है कि ये जो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या ये यही है, चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। पहला रीज़न है वेरिएशन का कि देखो अभी हमें ज्योग्राफी में पढ़ा है कि अर्थ का शेप वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। मेनली क्या है, इक्वेटर में थोड़ा फैला हुआ है, पोल्स पे थोड़ा दबा हुआ है, इस तरह। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब ओवल शेप्ड हो गया, पर समझ सकते हो कि इक्वेटर में ज़्यादा है, पोल्स में थोड़ा कम है। तो ले लो सेंटर और ये ड्रॉ करो, रेडियस ड्रॉ करो, ये रेडियस और ये रेडियस।
तो सोचो अभी कोई इधर खड़ा है और कोई इधर खड़ा है, ठीक है। हमने देख लिया कि कोई इधर खड़ा है पोल्स पर, कोई खड़ा है इक्वेटर पर। तो फिर चेंज, यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, चेंज along the surface, along the surface, alright, change along the surface। तो पोल्स पर रेडियस कम है, दबा हुआ है, रेडियस कम है। अगर रेडियस कम है, देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रेडियस अगर कम है तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, रेडियस कम हो गया जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ओके, यही तो हो रहा है यहाँ पर। तो पोल्स में जो वैल्यू है जी का वो है कि 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल्स पे ये वैल्यू आता है 9.832। अभी इक्वेटर का देख लेते हैं। इक्वेटर में क्या है ना, आर का वैल्यू ज़्यादा है, आर ज़्यादा है तो जी कम हो जाएगा, इसलिए इक्वेटर में जी का वैल्यू होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये होता है जी का वैल्यू इन इक्वेटर। तो देख सकते हैं पोल में ज़्यादा है, इक्वेटर में कम है। ओके, सेकेंड रीज़न देखते हैं। ये पहला रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न इज़ चेंज विथ हाइट। हाइट के कारण भी चेंज होता है। अब सोचो एक प्लेन है, एरोप्लेन, एक स्टैंडर्ड कमर्शियल एरोप्लेन सोचो 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आर का अर्थ के लिए वो है 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स। तो अगर 10 किलोमीटर ऊपर चला गया क्या फ़र्क पड़ता है, 6410 किलोमीटर्स हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6.41 किलोमीटर्स लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम सैटेलाइट्स को छोड़ेंगे अंतरिक्ष में, स्पेस में, तभी डिफरेंस आएगा जी में। देखते हैं कितना। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, जी इज इक्वल्स टू जी एम, कैपिटल जी एम बाई आर प्लस एच, एच यानी हाइट का स्क्वायर। ऑलराइट, तो हाइट का स्क्वायर अगर करें हम तो आर पहले था 6400, प्लेन के आने के बाद 6410 हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कमर्शियल नहीं मतलब सैटेलाइट्स की बात करते हैं, एक वेदर सैटेलाइट है ना 400 किलोमीटर तक जाता है, तो तभी डिफरेंस तो आएगा, हाइट थोड़ा अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो 400 किलोमीटर्स पर ना, 400 किलोमीटर से भी हाइट हो तभी जी का वैल्यू हो जाता है 8.7। देखो इतना कम हो गया। चलो ये ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ है, थोड़ा 9.78 से 9.78 से 8.7 हो चुका है। लेकिन सैटेलाइट्स के इतने ऊपर तक जाते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, 35,000 किलोमीटर्स तक जा सकते हैं सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मेनली 35,000 तक जाते हैं। वहाँ पर क्या वैल्यू होगा, 35,000 पर अगर क्या है ना 35,000 किलोमीटर्स, तो वहाँ पर जी का वैल्यू इतना कम हो जाता है। देखो सिर्फ और सिर्फ 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, इतना कम हो जाएगा, इतना कम। तो देख सकते हैं कि हाइट जितना बढ़ेगा, यहाँ पे मैं एक मतलब लिख देता हूँ, हाइट जितना बड़ा जी उतना कम होगा। ओके, बस ये सब जो वैल्यू है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस मैं ये बता रहा हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना। थर्ड रीज़न है, अभी देखो हमने सरफेस जो है, सरफेस पे घूम लिए हम, हाइट पर चले गए। अभी डेप्थ जो है अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं। चेंज विथ डेप्थ। ऑलराइट,
यहाँ पे एक डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है अर्थ, ये है सेंटर, ओके, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है। अभी ये ज़मीन खोदते 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 बोरिंग करते करते यहाँ तक आ गया, सोचो, ठीक है, अंदर तक आ गया। तो फिर जो मतलब क्या डिफरेंस होगा, देखो आर का वैल्यू जो है आर, वो तो कम हो गया, आर का वैल्यू कम हो गया। तो जब ये आर का वैल्यू कम होगा जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, आर का वैल्यू कम होते होते जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। देखो अभी हम अगर अंदर आ गए तो ऊपर का जो लेयर है अर्थ का, ऊपर का जो पूरा लेयर है वो तो ऊपर चला गया ना, वो किसी काम का नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं और जो मास हमें कंसिडर करना था इधर जी के वैल्यू में, ये जो मास कंसिडर करना था वो तो सिर्फ इतना ही है, ये पूरा नहीं बल्कि सिर्फ इतना ही है, इतना ही। ऊपर का मास सब कैंसिल हो गया। तो देखा गया है कि मास है ना ज़्यादा हावी हो जाता है, मास जितना कम होता जाएगा उतना जी का वैल्यू कम होता जाता है। हालांकि रेडियस के कारण जी बढ़ना चाहिए पर नहीं होता, मास का जो इफेक्ट है ज़्यादा होता है। तो इसलिए मास अंदर जाते 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 एकदम सेंटर तक अगर चले गए, मास क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर एकदम सेंटर में कुछ है ही नहीं। ऑफ कोर्स एकदम सेंटर में चले गए, कोई मास नहीं है, तो फिर क्या होगा, मास ज़ीरो, जी ज़ीरो हो जाएगा, जी ज़ीरो हो जाएगा, रेडियस कितना कुछ भी रहे जी ज़ीरो हो जाएगा। तो एक यहाँ पर भी लिख देता हूँ, डेप्थ इंक्रीज, जी डिक्रीज, और एट सेंटर जी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, जी इज़ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम देखते हैं कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। मास एंड वेट, तो देखो हम अभी जब भी बात करते हैं ना तो बोलते हैं कि उसका वेट 10 किलो है, उसका वेट 50 किलो है, उसका वेट 150 किलो है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ऐसे वेट, वो गलत है। एक्चुअली में बोलना चाहिए मास, पर ठीक है अभी बोलते रहते हैं वो अलग बात है। मास बोलना चाहिए। मास है ना, मास को हम केजी में नापते हैं। पहली बात जो डिफरेंस है वो है कि मास केजी में नापा जाता है, मास केजी में नापा जाता है। मास एग्जैक्टली क्या है कि कितना मैटर यानी कितना चीज़ हमारे अंदर भरा हुआ है, चलो कितना एटम्स हमारे अंदर भरा हुआ है। अगर किसी का अंदर मतलब इतना सारा एटम भरा हुआ है, सोचो एक ही प्रकार का एटम है, ठीक है, कार्बन के एटम्स हैं और इतना सा भरा हुआ है, तो इसका जो मास होगा वो ठीक है, मास कुछ तो होगा, लेकिन अभी उसमें इतना सारा एटम्स भरे हुए हैं, इतने सारे पूरा, तो इसका जो मतलब ज़्यादा एटम्स भरे हुए हैं तो ज़्यादा मैटर इसका अंदर है। तो इसलिए मास जो है वो मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैटर है उतना ज़्यादा उसका मास है। चाहे तो मैं डेफिनेशन भी दे देता हूँ एग्जैक्ट। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। लिख देता हूँ, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर present in an object. All right, mass is the amount of matter present in an object. अभी क्या है ना, हम जब भी एक वेइंग मशीन पर एक अपना वज़न देखते हैं तो वो मास बताता है। हम बोलते हैं ना कि वेट, आपका वेट इतना है, आपका वेट उतना है, नहीं, वो मास बताता है एक्चुअली। 50 kgs, केजी में नापते हैं ना मास, केजी, या चलो ये तो ऐसा ही यूनिट हो गया, ग्राम्स, जितने भी हुए इसके सब पार्ट्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, ये मास इसमें नापा जाता है। तो हम जब देखते हैं वेइंग मशीन को, वो मास बताता है। ऑलराइट,
अब देखते कि वेट क्या है। वेट है ना एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, तो वेट को नापा जाता है न्यूटन्स में। फोर्स है ना तो न्यूटन्स में ही तो नापेंगे। चलो ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, फोर्स, वेट इज अ फोर्स। इसका जो डेफिनेशन है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which the earth attracts it. All right. वेट का जो फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स ही है इक्वल्स टू एम जी। फोर्स ही तो है ना, तो एम जी तो लेंगे। तो अभी देखो, सोचो मास है 10 kg, 10 किलो का एक ऑब्जेक्ट है। 10 किलो का ऑब्जेक्ट, हम उसे वेट साइंटिफिक टर्म्स में नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे। उसका वेट कितना होगा, 10 किलो का वेट कितना है? वेट, चाहे तो पूरा ही लिख देता हूँ, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू जी को हम 9.8 ले लेते हैं, 9.8 इज इक्वल्स टू 10 kgs इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ऑल राइट, इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन्स। तो जिसका मास 10 kg है, उसका अर्थ पर जो वेट है वो है 98 न्यूटन्स। वेट है 98 न्यूटन्स। मून पर उसका वेट कुछ अलग होगा। मून पर जनरली ऐसे एक याद रखना, फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, वेट मून पर 1/6 हो जाता है। वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है, ये बस फैक्ट है, याद रखो। तो ये तो अर्थ पर हो गया 98 न्यूटन्स। मून पर उसका वेट कितना होगा, 98 डिवाइडेड बाई 6, जितना भी उसका आंसर है। ऑल राइट, तो समझ आ गया कि मास एंड वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑल राइट, अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो समझ आएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, सब एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ़ अ पर्सन weighs 750 newtons on earth, how much would be his weight on the moon, given that the moon's mass is 1/81 of that of the earth and its radius is 1/3.7 of that of the earth। तो चलिए आंसर देखते हैं अभी इसका। आंसर में सबसे पहले क्या देखना है, क्या लिखना है, गिवन पार्ट। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है कि मून्स मास। ऑल राइट, पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थ्स मास m/e, मून्स मास mm, क्योंकि यहाँ पे मास बहुत आ रहा है तो डिफाइन करना ज़रूरी है कि कौन किसका मास है। ऑल राइट, एंड इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा रेडियस, रेडियस भी दिया है ना, रेडियस। इसके बाद अर्थ्स रेडियस इज अर्थ्स रेडियस इज r/e, moon's radius is rm। ऑलराइट, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे गिवन के जगह ना लेट करते हैं। अगर गिवन भी चलेगा, लेकिन अगर लेट हम लिखे तो और भी अच्छा होगा। ओके, लेट
अर्थ्स मास बी दिस, मून्स मास दिस, ऑल राइट। अभी देखो यहाँ पर हम गिवन अभी लिखते हैं। गिवन क्या गिवन है कि मून का जो मास है, मून का मास डिवाइडेड बाय अर्थ का मास ME इज इक्वल्स टू 1/81। ओके, यही दिया है यहाँ पर कि मून का मास 1/81 टाइम्स छोटा है अर्थ के मास के तुलना में। अभी क्या होगा नेक्स्ट, RM बाय RE, रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/3.7। ये भी दे दिया हमें, और कुछ वैल्यूज़ हमें दे दिया है। हाँ, वेज 750 न्यूटन। ओके, तो वेट क्या है, फोर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन। ऑलराइट, याद रखना यूनिट्स डालना मत भूलना। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ताकि जो मार्क्स है वो फुल मिल सकें गिवन। अभी देखते हैं सोल्यूशन पे जाते हैं सीधा। सोल्यूशन, सो वेट ऑन मून, मून पर वेट कितना होगा, F इज इक्वल्स टू, चाहे तो ये जो FE लिख दो यहाँ पर। ओके, वेट ऑन अर्थ, या चलो FE ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेट ऑन अर्थ। अब देखो वेट ऑन मून क्या है, वो तो एक फोर्स है। सो FM इज इक्वल्स टू mmg, या m, ये है स्मॉल m, ओके, स्मॉल m g m। वहाँ पर जो मून है वहाँ पर तो g का वैल्यू अलग होगा ना, तो इसलिए gm लिखना ज़रूरी है। इज इक्वल्स टू m g m, यानी याद रखना g का वैल्यू हमने क्या लिखा था, g इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ऐसे चाहे तो रफ में लिख लो, ये सब है ना रफ में लिख सकते हो, RW रफ, g इज इक्वल्स टू GM/R², पहले हमने प्रूफ कर लिया है। सो MGM, GM का मतलब है, ये तो ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा अर्थ पे या मून पे। फिर M जो है मास ऑफ द मून, उसमें होगा लाइक दिस R², RM²। ओके, वी नो मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू ME को ऊपर ले लो, ME/81, वहाँ पे ME डाल दो, ME, क्योंकि हमें M के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ME के बारे में फिर भी कुछ पता है। मैं कैसे पता है वो बताता हूँ। ME ठीक है, उसे अलग करता हूँ। सिमिलरली RM के बारे में हमें पता है, RM इज इक्वल्स टू, RE को यहाँ पर अगर पुश करते हैं तो RE/3.7, ऑलराइट, RE/3.7। सो FM जो है, FM इज इक्वल्स टू M, कैपिटल G, MM के जगह हम लिखेंगे ME/81, ME/81 मल्टीप्लाइड बाई RM नीचे है तो RM नीचे है ना, तो RE नीचे करना है ऊपर। ये देखो RM अगर नीचे रहा, कोई भी अगर वैल्यू नीचे रहा तो पलट दो, उल्टा कर दो, 3.7 डायरेक्ट, इसका स्क्वायर्ड। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं कि इज इक्वल्स टू MGME बाई, या चलो अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, इक्वल टू 1/81, ठीक है, 1/81 का बाहर ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 3.7 का स्क्वायर्ड। जो नंबर्स है ना वो पहले सेपरेट कर देना है। 3.7 मल्टीप्लाइड बाई ME
देखो m लेना है, m e, और चाहे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए g ले लेते हैं पहले, g फिर m e डिवाइडेड बाय r e का स्क्वायर्ड। ओके, r e का स्क्वायर्ड। अब देखो फोर्स ऑफ मून इज इक्वल्स टू एम जी एम बाई आर स्क्वायर्ड। ठीक, वैसे ही फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू एम जी एम, जो कि अर्थ का मास है, अभी ये लिखा है ना, अर्थ का मास है, तो फिर इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। बट 750 न्यूटन्स और फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू एम जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू, यही है ना वैल्यू, इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन्स, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। सो एफ एम इज इक्वल्स टू 1/81 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 होल स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 750 न्यूटन्स। अब ये रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आप खुद कर लीजिए कैलकुलेट, कि मुझे आंसर डायरेक्टली मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख चुका हूँ, वो है 126.8 न्यूटन्स। ठीक है, तो अर्थ पर जो वेट था उसका 750 न्यूटन्स था, यस 750 न्यूटन्स। मून पे आते आते 126.8 न्यूटन्स हो गया, हल्का है। देखो हमने वो फिल्मों में भी देखा है कि जब एस्ट्रोनॉट्स उतरते हैं तो थोड़े उड़ते रहते हैं, ऐसे बहुत जंप करते रहता है, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि फोर्स इतना कम है, ज़्यादा ऐसे चिपका कर नहीं रखता मून हमें। तो खैर 126.8 न्यूटन्स है आंसर जो है वो। चाहे तो सिर्फ अगर पूरा स्टेटमेंट लिख पा रहे तो लिख दो, नहीं तो सिर्फ 126.8 न्यूटन्स अगर लिखा तो भी चलता है कुछ कुछ केस में। पर हाँ, अगर पूरा सेंटेंस लिख पा रहे हो तो लिखो, तो उसमें क्या है, मतलब बिल्कुल भी एक पॉसिबिलिटी नहीं देना है टीचर को मार्क्स कटने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, मास एंड वेट का डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।